हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज के इस लेक्चर के अंदर हमें दो चीजें सीखनी है, दो कॉन्सेप्ट सीखना है। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? अगर आपने 12वीं क्लास में पार्टनरशिप पढ़ी थी तो वहां पर आपको अच्छे से पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक। बट अगर आपने 12वीं में नहीं पढ़ी थी तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो हेडिंग डालेंगे आज की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब भैया एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोस्तों, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है वो बिजनेस के ओनर या पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। इसमें बिजनेस का जो ओनर और पार्टनर होते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनर, जैसे अपने 12th में पढ़ी था। और अगर ओनर की बात करूं तो ओनर। इसमें क्या करते हैं, ओनर अपना हिस्सा लेते हैं। जब पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होकर ओनर अपना हिस्सा निकालते हैं। हिस्सा निकालने का मतलब क्या हो, कुछ पैसा सेव करना सेव कर लिया, और कुछ अगर सैलरी बनती है सैलरी दे दी, कुछ अगर कमीशन बनता है कमीशन दे दिया। जो चीज देनी है ओनर को जो बन रही है वो दे दो, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो माना जाएगा बिजनेस का प्रॉफिट। क्या ऐसा समझते हैं? पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, द नेट प्रॉफिट, द नेट प्रॉफिट may be used, net profit may be used by the business, by the net profit may be used by the business distribute to distribute dividend, to distribute dividend, to create reserve, to create reserve, etc. सैलरी देना, ये देना है। इन ऑर्डर टू, दूसरा पॉइंट, इन ऑर्डर to show this adjustment, in order to show these adjustments, in order to show these adjustments, a profit and loss appropriation accounts to be maintained. A profit and loss appropriation account is to be maintained. Is to be maintained. A profit and loss appropriation account is to be maintained. थर्ड पॉइंट लिखेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटना इज ओनली एप्रोप्रिएशन, इज ओनली एप्रोप्रिएशन, ओनली एप्रोप्रिएशन नहीं, इज नोन एज एप्रोप्रिएशन। दोस्तों, जब हम प्रॉफिट को बांटते हैं ना, हम उसको नाम देते हैं एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट को बांटने को नाम दिया जाता है एप्रोप्रिएशन, नॉट अ एक्सपेंस, नॉट अ एक्सपेंस, नॉट अ एक्सपेंस। एक्सपेंस नहीं होता दोस्तों, एप्रोप्रिएशन होता है। अगर हम अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं तो हम उसको एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट का हिस्से में बांटना, प्रॉफिट को बांटना, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। इसलिए नाम पड़ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन द रिमेनिंग सरप्लस, द रिमेनिंग सरप्लस बोल लो या प्रॉफिट बोल लो, द रिमेनिंग सरप्लस या प्रॉफिट, remaining surplus या profit is added, is added in owner equity, is added in owner equity। ऑनर इक्विटी का मतलब क्या है, ऑनर की कैपिटल। ऑनर इक्विटी को बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैपिटल। ऑनर इक्विटी का दूसरा नाम होता है कैपिटल।
अब भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट रहेगा वो भी आपको नीचे देते हैं। पहले में पढ़ लेते हैं कि क्या था। भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, जब भी कोई जैसे पीएनएल अकाउंट बना तो पहले पीएनएल अकाउंट बनता है, पीएनएल अकाउंट से निकलता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों। उस नेट प्रॉफिट में से ना कुछ हम डिविडेंड बांट देते हैं। अगर किसी ने हमारे इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो हम उसको डिविडेंड दे देते हैं, या हमने कुछ पैसा सेव करना है तो उसमें से कुछ पैसा सेव कर लेते हैं। मान लेते हैं एक मेरे पे एक बॉक्स है दोस्तों, मेरे पे एक बॉक्स है, तो मेरे पे एक बॉक्स है सर, और ये बॉक्स के अंदर प्रॉफिट भरा हुआ है। ये बॉक्स के अंदर क्या भरा हुआ है सर, प्रॉफिट। तो मैंने कहा सर इसके अंदर पड़ा है नेट प्रॉफिट। कितना पड़ा है, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, एज पर पीएनएल अकाउंट, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल अकाउंट जब बनाऊंगा वहां पर निकालूंगा ना नेट प्रॉफिट, तो वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर पड़ा है। और दोस्तों मेरे पे छोटे 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 डब्बे पड़े हुए हैं, मेरे पे छोटे 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 2-3 डब्बे हैं। एक डब्बा ये रहा, और भी मेरे भाई छोटे छोटे डब्बे हैं सर। ये छोटे छोटे डब्बे में क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है, ठीक है। ध्यान सुनते रहना सर, ध्यान से सुनते रहना। आपको भी ये डायग्राम बनाना है, इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट की। कृपया करके ये डायग्राम जरूर बनाएं, कृपया करके ये डायग्राम जरूर बनाएं। मान लेते हैं ये डब्बा है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, हमें डिविडेंड देना है। मान लो कंपनी के ओनर का मतलब कंपनी के किसी ने इक्विटी शेयर खरीद लिए, तो इक्विटी शेयर जब खरीदेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ था 10 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 10 लाख रुपए का। मेरी बात समझना, ये नेट प्रॉफिट कैसा आया, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसा आया दोस्तों, एज पर पीएनएल अकाउंट। 10 लाख का प्रॉफिट हुआ मुझे। पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट दिखता है ना, हम उसको कहां बेचते हैं, बैलेंस शीट कैपिटल साइड में नहीं दोस्तों, अब वहां पर नहीं बेचेंगे। पहले क्या करेंगे, इसमें से अगर आपको कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो मैंने कहा सर डिस्ट्रीब्यूट करना है पहले तो कुछ पैसा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, सर हमें कुछ रिजर्व भी बनाने हैं, कुछ पैसा सेव भी करना है। तो मैंने कहा रिजर्व बनाना है ना, तो फिर वही प्रॉफिट में से निकालो। इस प्रॉफिट में से फिर दोबारा क्या बना लो, एक रिजर्व भी बना लो। कितने का रिजर्व बनाओगे, मैंने कहा सर 1 लाख रुपए का रिजर्व बना लिया मैंने, 1 लाख का रिजर्व बना लिया। अब बताओ प्रॉफिट बढ़ गया है कम हो गया, ये 10 लाख का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, जिसमें से 1 लाख रुपए मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिविडेंड, और 1 लाख रुपए का मैंने रिजर्व बना दिया। अब मेरे में कितना प्रॉफिट बचा, 8 लाख का। मैंने कहा अगर किसी को सैलरी देनी है ना मेरे भाई, सैलरी किसी पार्टनर या किसी ओनर को सैलरी देनी है ना, उसको सैलरी भी दे दो। अगर वो कमीशन बेस्ड पे है तो कमीशन दे दो। अगर उसको इंटरेस्ट मतलब और जितने भी खर्चे हैं, कमीशन एक्सेट्रा, ऑल एक्सपेंस जो रिलेट करते हैं बिजनेस के ओनर के लिए, जो रिलेट करते हैं दोस्तों बिजनेस के, वो सब दे दो। देने के बाद जो बच जाएगा, देने के बाद मैंने कहा यहाँ पर 50,000 रुपए दिया, और मैंने कहा यहाँ पर मैंने फिर बड़ा 50,000 रुपए दिया। तो बताओ अब मेरे पे रिमेनिंग सरप्लस कितना बच गया मेरे दोस्तों, तो 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 1 के 3 लाख, 3 लाख रुपए मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब रिमेनिंग जो बच गया है प्रॉफिट या सरप्लस, ये अब जोड़ दिया जाएगा कैपिटल। रिमेनिंग सरप्लस या फिर प्रॉफिट जो बच गया है रिमेनिंग is added to the capital, is added in the capital, in the capital, कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे। अब बैलेंस शीट बनाते टाइम हम इस प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, दैट इज 7 लाख रुपीज। भाई 7 लाख रुपए जाकर नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि पहले नेट प्रॉफिट कितना था, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख में से हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने ओनर पे, अपने डिविडेंड एज रिजर्व रख लिया। हमने कहा सर 3 लाख रुपए करीब हमने रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड या सैलरी के तौर पर, कमीशन के तौर पर, खर्चे के तौर पर दे दी। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी कैपिटल साइड में ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों समझ में आया, यही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भैया बताओ सर मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाऊं तो आपको कैसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई बहुत सिंपल फॉर्मेट है, आपको इतना सिंपल, बहुत काफी सिंपल फॉर्मेट है। अगर आप देखें, चलो भाई आप भी फॉर्मेट बनाइए जल्दी से कृपया करके। हाँ इतने में आ जाएगा दोस्तों, इतने में आ जाएगा।
दोस्तों ये आपके पास कुछ फॉर्मेट है और सिंपल फॉर्मेट होता है। बताइए कब बनता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है और फिर इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज अ एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां से निकालेंगे नेट प्रॉफिट और वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर होगा। दोस्तों आई बात समझ में नहीं आई? तो बताओ नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में कहां शो करता है? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड में शो करता है। अब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। भाई पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है ना सर नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहाँ का। अगर नेट लॉस होता तो यहाँ ट्रांसफर करते थे डेबिट साइड पे। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ कहां से? फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। अब मैंने कहा भाई कितने का ट्रांसफर हुआ था? 10 लाख रुपए का। अब इसमें से सबसे पहले मैंने क्या दिया? मैंने इसमें से सबसे पहले कहा भाई डिविडेंड दिया, और डिविडेंड को प्यार से नाम देते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। अब ये क्या होता है? आपने कभी कंपनी में पढ़ा होगा, कंपनी अकाउंटिंग, तो वहां पर प्रपोज डिविडेंड समझाया होगा। प्रपोज का मतलब ये होता है हम जनरल मीटिंग के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की होती है, तो कंपनी उसमें डिसाइड करती है, क्या कहती है कि हम इतना डिविडेंड बांटेंगे। प्रपोज करती है, प्रपोजल लाते हैं कि हम इतना डिविडेंड बांटेंगे। तो इसलिए जो डिविडेंड बांटने के लिए डिसाइड करा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, साल में जनरल मीटिंग होती है कंपनीज की, तो वहां पर जो डिविडेंड प्रपोज करा जाता है, रखा जाता है कि इतना डिविडेंड बांटना चाहिए, उसी को कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। और ये डिविडेंड ही होता है। 3 टाइप के डिविडेंड होते हैं, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। देखो बाद में बात करेंगे इसकी जब कभी आप सीखोगे, पर अभी हमारा कंसेप्ट ये नहीं है। अभी हमारा कंसेप्ट सिर्फ डिविडेंड दे दे। डिविडेंड मतलब जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं कंपनी के, बिजनेस के, उसको डिविडेंड दिया जाता है, एज अ इंटरेस्ट के तौर पर डिविडेंड रखा जाता है। अगर आपने कुछ रिजर्व रखा है तो रिजर्व भी रख लो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हमने रिजर्व भी बचाया था ना उसमें से। मैंने कहा यार कभी पैसा सेव कर लेना चाहिए, इसको डायरेक्ट ओनली कैपिटल ऐड नहीं करेंगे, बिजनेस में भी तो कुछ पैसा चाहिए, इसलिए हमने क्या करा? उस पैसे को सेव कर लिया। अच्छा सर ये चीज डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि ये प्रॉफिट को कम कर देगा, इसलिए कम करने के लिए मैंने डेबिट करा है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट का नेचर क्या होगा? क्रेडिट। अब ये क्रेडिट साइड 10 लाख रुपए था, तो मैंने 1 लाख निकाल के डिविडेंड बांट दिया, तो प्रॉफिट बढ़ गया कम हो गया? कम करने के लिए डेबिट करा। ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में, तो प्रॉफिट बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। तो रिजर्व में जो ट्रांसफर करा, अब ये बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व से शो करेगा। और दोस्तों अगर आपने कोई सैलरी दी है, सैलरी पेड टू ओनर है पार्टनर, सैलरी सिर्फ पार्टनर ओनर की आती है, वो सैलरी नहीं आएगी जो सैलरी एम्प्लॉय को दे रही है। एम्प्लॉय वाली सैलरी पीएम अकाउंट के अंदर आती है, वो खर्चा होता है दोस्तों। पर यारा खर्चा नहीं, उसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटना एज अ सैलरी। सैलरी पेड टू पार्टनर्स या ओनर, सैलरी पेड टू पार्टनर या ओनर, पार्टनर या ओनर को सैलरी देंगे वो। और अन्यथा खर्चे जो भी हो गए, कमीशन हो गया, ये कमीशन भी किसको? वैसा कमीशन नहीं, सिर्फ ओनर का। पीएनएल अप्रोप्रिएशन सिर्फ ओनर के लिए बनता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ओनर को मिलता है, ना कि किसी एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय खर्चे है, सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, कमीशन एम्प्लॉय को दे रहे हैं, कमीशन एम्प्लॉय से ले रहे हैं, तो सर वो कहां पर आएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अप्रोप्रिएशन बनता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, प्रॉफिट का बांटना, प्रॉफिट को बांटना। सर तो कमीशन, सर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? कमीशन भी आ सकता है, कमीशन पेड टू पार्टनर, ठीक है, ऑनर। और अगर ऑनर ने कैपिटल लगाई थी तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको याद है तो यहाँ पर क्या लिखा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको एडजस्ट में सिखाया था। बताओ कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है या लिया जाता है? सर दिया जाता है। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिया जाएगा, तो वो मेरे लिए इनकम हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ऑनर से लिया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोस्तों समझ में आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्यों है? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम होती है और ऑनर से लिया जाता है, किसी दूसरे पर्सन ने लिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगा। और सर जो भी बच जाएगा भाई, जो भी बच जाएगा उस प्रॉफिट को हम क्या बोल देंगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। उस प्रॉफिट को क्या बोल देंगे भाई? कैपिटल में ऐड बोलेंगे। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नेट प्रॉफिट तो वो प्रॉफिट होता है जिसमें अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा प्रॉफिट, और जब हम नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जर्नलिज्म में बांट देते, सैलरी देते, कमीशन देते, सब कुछ करने के बाद, ऑनर से रिलेटेड खर्चे इनकम करने के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बात समझ में आया? ये जितने पार्टनर है अलग अलग बचेगा, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं जिसमें आपको मजा आ जाए। 13 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? जिसने पार्टनरशिप पढ़ी थी उसके लिए तो बहुत सिंपल है दोस्तों, वो तो आराम से कर लेगा। जिसने पार्टनरशिप नहीं पढ़ी है वो तो आराम से नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप जब तक आप नहीं पढ़ोगे, इतने बड़ा चैप्टर
तो नहीं हो पाएगा। बट सर जिस तरह से मैं समझाया अगर उसी पॉइंट ऑफ व्यू को बना कर रखेगा तो आराम से कर लेगा, आराम से कर लेगा। बाकी कोई पार्ट नहीं समझाने की जरूरत नहीं, बस इतना अगर समझ में आता है ना, ये पॉइंट समझ में आता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन, वही चीज मुझे करनी है। देखो एक्स वाई और जेड आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जिसने पार्टनरशिप पढ़ी उसको तो पार्टनरशिप याद आ गई, इसको पढ़ते ही। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इक्वली बेसिस पर, ठीक है। देयर कैपिटल एज ऑन एक ओपनिंग कैपिटल दे रखी है एक्स के 80,000, वाई के 60,000 और 50,000। ये क्यों दे रखा है? क्योंकि मुझे इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखो दे आर म्यूचुअली एग्रीड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट, कुछ पॉइंट के लिए एग्री हुए दोस्तों, कुछ पॉइंट के लिए एग्री हुए हैं। और किस पॉइंट के लिए एग्री हुए? अब साफ दिख रहा है। अब देखो द म्यूचुअली एग्रीड ऑन द फ्लोइंग पॉइंट एज पर द पार्टनरशिप डीड। अब सेम पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सेम पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहला दिया, पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 5% पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या लेंगे? सब देंगे। तो सबसे पहले तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाता हूं यहाँ पर, फिर दोबारा बनाएंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो दोस्तों भाई सामने मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया, आप भी बना लीजिए जल्दी से। अब सबसे पहले तो मैंने कहा भाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन मेरे लिए क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए खर्चा होता है, बिजनेस के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। बिजनेस को पैसा देना होता है और ये ऑनर को देना होता है, इसलिए एब्रोप्रिएशन में आया। अगर ये ऑनर से रिलेटेड नहीं है, कोई भी ऐसा खर्चा जो ऑनर से रिलेटेड नहीं होता वो पीएनएल में आता है, और कोई भी ऐसा खर्चा जो इनकम और खर्चा या इनकम दोनों जो ऑनर से रिलेटेड होता है वो आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है भाई, याद रहेगी आज के बाद ये। तो मैंने कहा भाई एक्स को कितना दिया, वाई का कितना कैपिटल और जेड का कितना कैपिटल, तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया। सर बताओ सर एक्स को कितनी कैपिटल थी? 80,000। 80,000 का 5% क्या होता है? 4,000। 8×40 कितना हो गया सर? 4,000 हो गया। समझ में आया कैसे निकाला? भाई कैपिटल कितनी लगाई थी उन्होंने? 80,000, उसका 5% देगी कैपिटल इंटरेस्ट, तो भैया दे दिया। 60,000 का 5%, 6×5 3,000। और सर ये 50,000 का 5% 2,500, टोटल कर दिया तो ये आ गया 9,500। क्या बात समझ में आई? लो भाई लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट तो कंप्लीट कर ली। कह रहा एक्स रिसीव टू बी सैलरी ऑफ 500 पर मंथ एंड वाई रिसीव टू बी कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो ये आ गया ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 104, रेट प्लस 104 आ जाएगा। पहले तो एक्स की सैलरी करता हूं, 2x सैलरी, 2x सैलरी 500 रुपए पर मंथ है दोस्तों। 500 इंटू 12, 12×5 = 6,000 रुपए हो गई। 2 वाइस कमीशन, और वाइस कमीशन कैसे निकालेंगे मेरे भाई? आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग क्या है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसके कमीशन चार्ज करने के बाद। ठीक है सर, इसको निकालेंगे वर्किंग नोट में अभी बाद में। बट सर पहले तो मैं डालता हूँ प्रॉफिट कितना हुआ है मेरे को। तो नीचे दे रखा है सर ये वाला, कह रहा है प्रॉफिट फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट आज 66,750। आप ऐसे लिख सकते हो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, या ऐसे लिख सकते हो बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि पीएनएल अकाउंट लेजर अकाउंट से आया ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस लेजर अकाउंट से आया। और ब्रैकेट में लिख देना नेट प्रॉफिट। क्या लिख दोगे ब्रैकेट में? नेट प्रॉफिट। लिखने का तरीका ये, पीएनएल अकाउंट से आया ना सर, ट्रांसफर कहां से हुआ है? पीएनएल अकाउंट से आता है। या ऐसे भी लिख सकते हो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, या 66,720, 66,720, 66,720। इसके लिए तो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा सर, इसके लिए तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा और वहां सॉल्व करूंगा। अब आपसे ये कह रहा है कि बताओ सर, ये कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम, सारे आइटम चार्ज करने के बाद आप 10% का 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको जर्नलिज्म में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं इसको भी वर्किंग नोट बनाऊंगा, यहां लिखता हूं ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, वर्किंग नोट नंबर 2। और सर जो नेट प्रॉफिट बच जाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्यों बोला? कि उसके अंदर ऑनर के सारे खर्चे एप्रोप्रिएशन कर दिए, उसके बाद जो बच जाएगा वो एस की कैपिटल, वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल में जुड़ जाएगा मेरे भाई। और यही हमारा आंसर रहेगा।
क्लियर है? तो यहाँ का टोटल है 66,720 और यहाँ पे भी टोटल इतना आएगा 66,720। अब इसमें से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं और मैनेजर कमीशन और वाइस कमीशन। अब मैंने आपको मैनेजर कमीशन वाला कंसेप्ट समझाया था, वो सारा कंसेप्ट इस पर अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, वही है मैनेजर कमीशन वाला कंसेप्ट लिख कर रखेगा। सबसे पहले मैंने बताओ क्या बताया था, मैंने कहा टोटल इनकम। पहले बताओ टोटल मेरी इनकम कितनी है, मैंने कहा टोटल इनकम मेरी है, एक ही तरीका फॉलो करते हैं हर जगह। टोटल इनकम मेरी कितनी है 66,720। इसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंस। क्या माइनस कर देंगे दोस्तों, एक्सपेंस। एक्सेप्ट इसको छोड़कर, वाइस कमीशन को छोड़कर, वाइस कमीशन को छोड़कर भाई वो माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई वाई का कमीशन तो निकालना है ना, वो कैसे माइनस कर दूंगा। तो वाइस कमीशन को छोड़कर जितने भी एक्सपेंसेस सबको जोड़कर माइनस कर दो। तो 9,500 और 6,000 था, 15,500 हो गया, ये सॉरी 6,000 था यहाँ 9,500, 9 और ये 6 15, 15,500 हो गया। 15,500 यहाँ से माइनस कर दो और 15,500 माइनस करने के बाद इसको क्या नाम देंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, वो नेट प्रॉफिट जिसमें अभी तक कमीशन माइनस नहीं किया गया। तो सर ये मैंने अगर सोल्व कहा तो मैंने कहा 66,720 माइनस 15,500 या 51,220, 51,220, 51,220 आया सर। इसके बाद क्या करेंगे, वाइस कमीशन निकालेंगे। अब वाइस कमीशन क्या कह रहा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वाइस कमीशन चार्ज होने के बाद उस वाले प्रॉफिट में निकालना है, मतलब इसमें निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, इस वाले प्रॉफिट में निकालना है। कितना परसेंट है, एट द रेट 5%, 10%, एट द रेट 4%, एट द रेट सर 4%। ये 4% किस पर अप्लाई करना है, ये 4% इस पर अप्लाई करना है दोस्तों, ये वाले पर, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये कैसा आएगा, या तो आप इसको एक्स मान लो, वैसे कर लो, या एक्स नहीं मानना तो वैसे कर लो। कैसे बताया था मैंने कहा इसकी मदद से लेंगे। तो कैसे लेंगे, मैंने कहा 51,220 डिवाइडेड बाय 104 कर देंगे, क्योंकि 104 के बराबर होगा। अगर ये 100 के बराबर, ये 4% के बराबर, तो 104 के हो गया और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा, मैनेजर कमीशन निकल आएगा। तो मैंने कहा इसको डिवाइड कर दो 104 से और सर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्या आ गया 1970। क्या आया आपके पास 1970, 1970 आया दोस्तों आपके पास 1970, 1970 आया। 1970 माइनस कर देंगे और जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 21,220 माइनस 1970, यह आ गया भाई 49,250, 49,250। अब अगर 49,250 का 4% निकालोगे ना दोस्तों, 4% निकालोगे 49,000 का, तो आप देखो 1970 ही आएगा, ठीक है। तो पता चल गया भाई 1970 कैसा आया, ठीक है सर, ये तो हमने पहले भी सीख गया था 1970 ये आ गया। अब बात रही ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने के लिए क्या करता है, सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो बच जाएगा, तो ये मैं कह दूं ये 49,250 में सारे खर्चे माइनस है। देखो ना, 3 तो खर्चे थे हमारे पे, एक तो खर्चा था ये वाला 95, इनको जोड़कर तो 15,500 कर दिया और ये 1970 बच गया था, ये भी माइनस कर दिया। तो अब जो बच गया ये वाला 49,250, ये सारे खर्चे माइनस करने वाले बाद है। अब इसका निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 और इसका निकाल देंगे 10% और भेज देंगे जर्नलिज्म में। जर्नल रिजर्व, वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहे हैं जर्नल रिजर्व के बारे में। दोस्तों जर्नल रिजर्व में कैसे करेंगे, मैंने कहा भाई जर्नल रिजर्व कितना ट्रांसफर करना है, तो मैंने कहा जर्नल रिजर्व बराबर होना चाहिए, जर्नल रिजर्व बराबर होना चाहिए 49,250। ये क्यों लिया, क्या सारे खर्चे माइनस कर देना नेट प्रॉफिट में से, उसके बाद जो परसेंट आएगा उसका 10% निकालना, वही जनरल रिजर्व में हो जाएगा, ये आएगा 4925। क्लियर है नहीं है, यहाँ पर देख लो। आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम, हर आइटम को चार्ज करने के बाद जो बच जाएगा नेट प्रॉफिट, उसका 10% ट्रांसफर कर देना जनरल रिजर्व में। मैंने कहा यही तो बचा 49,250 सारे खर्चे माइनस करने के बाद, तो जनरल रिजर्व मेरा आ गया 49,4920। अब जो भी प्रॉफिट आएगा सर, उस प्रॉफिट को हम नाम देंगे डिविजिबल प्रॉफिट और उसको बांट देंगे कैपिटल में, वो भी इक्वल रेशियो में, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्या था, पार्टनर्स का क्या था, इक्वल रेशियो था। तो मैंने कहा सर 49,200 49,200 आया था, 49,250 था, तो 4925 होगा, 49,250 4925 होगा दोस्तों। एक छोटे से 5 रुपए की गड़बड़ हो जाती है, पिछली वीडियो में भी हो गई थी। 49,250 में से माइनस कर देंगे 4925
तो आपके पास जो आया 44,325 आया सर, 44,325। अब इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आया 14,775 14,775 14,775। लो भाई लो, क्वेश्चन खत्म हो गया सर, इतना ही था और ये हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर गया है इसका। ठीक है, चलो भाई, ठीक है भाई, समझ में आया आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और उसके व्यापार पर हमने एक क्वेश्चन कर लिया, वो भी हमें क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया। अब हम एक नया कंसेप्ट और सीखने वाले आज की क्लास में, और आज की क्लास में हम नया कंसेप्ट सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कंसेप्ट सीखेंगे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या कहता है? ये दो जो मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ ना आज की क्लास के अंदर जो भी पेपर में आने का नहीं, पेपर में नहीं आता ये सब, पेपर में नहीं आएगा मेरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वगैरह पेपर में नहीं आते कभी, बट क्योंकि हमारे बुक के अंदर है तो एक बार जरूर इसका एक क्वेश्चन है तो वो मेरे को करना है। इसके बारे में लिख ले पहला पॉइंट, दोज कंसर्न। आपने कभी कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट शीट बनाई है? अगर आपने कॉस्ट शीट बनाई है ना मेरे दोस्तों, तो आपको ये पक्का समझ में आने वाला है, क्योंकि ये पूरी कॉस्ट शीट है। बस इसमें अकाउंट की तरह वहां पर सिंगल में शो करते थे, वहां पर प्राइम कॉस्ट वगैरह शो करते थे, और यहाँ पर क्या करते हैं सर, यहाँ पर सब अकाउंट में शो करते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड करते हैं, बस सारा वही है, डेबिट क्रेडिट करके शो करना है बस। तो लो भाई, दोज कंसर्न का मतलब क्या होता है? बिजनेस। दोज कंसर्न, सर कंसर्न का मतलब क्या होता है? वो बिजनेस। दोज कंसर्न, वो बिजनेस। दोज कंसर्न which convert raw material, those concerned which convert raw material into finished good, raw material into finished goods. Those concerned which convert raw material into finished good are required to find out the cost of goods sold. Find out the cost of goods sold. अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता होगा, वो गुड्स जो बिकने को तैयार है उसकी कॉस्ट, वो गुड्स जो बिकने को तैयार है उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बिसाइड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान सुनना, मैं क्या समझाना चाहूंगा। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, नहीं कर लिया, मैन्युफैक्चर्ड है दोस्तों। दोज कंसर्न विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो भैया दोज कंसर्न, वो बिजनेस जो क्या काम करता हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम करता हूं मेरे दोस्तों। उस बिजनेस को, वो बिजनेस जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम करता है फिनिश गुड के अंदर, जब फिनिश गुड बन जाएंगे उसकी कॉस्ट कितनी रखी जाए, कितने की होगी वो फिनिश गुड, तो हम निकालना चाहते हैं। इसलिए हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। एक फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल लाया गया। अब रॉ मटेरियल लाने के बाद इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों। रॉ मटेरियल लाने के बाद ही गुड्स नहीं बन जाता। आपने पढ़ा है, आपने रॉ मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब पढ़ा है ना आपने। तो रॉ मटेरियल लाने के बाद क्या होता है बताओ आप। रॉ मटेरियल लाने के बाद सर ये कन्वर्टिंग होता है, कन्वर्ट प्रोसेस में जाता है और कन्वर्ट होता है रॉ मटेरियल लाने के बाद फिनिश गुड्स के अंदर, और फिनिश गुड्स बाहर बेचे जाते हैं। फिनिश गुड्स बाहर सोल्ड करा जाता है, इसी को हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने कहा बताओ फिनिश गुड जब बन जाएगा इसकी कितनी कॉस्ट होगी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड। भाई फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी होगी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पुटअप करा। मैंने कहा रॉ मटेरियल लाओगे उसको कन्वर्ट कर दोगे फिनिश गुड के अंदर। मैंने कहा रॉ मटेरियल लाओगे उसको कन्वर्ट कर दोगे फिनिश गुड के अंदर, तो बताओ फिनिश गुड कितने की कॉस्ट पड़ी, कितने का बन गया फिनिश गुड। तो हमने कहा अगर आपको ये निकालना है ना कि आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट जब फिनिश गुड में हुआ और आपको कितने का फिनिश गुड पड़ा, तो आप बनाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको ये बताएगा कि आपका जो रॉ मटेरियल था उसमें जो कन्वर्ट
प्रोसेस करा, कन्वर्ट करने में सर बहुत सी एडमिन ओवरहेड भी लगे होंगे। ओवरहेड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस तो लगा ही होगा, साथ में इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लगे होंगे। रॉ मटेरियल तो लगा, लेबर भी लगा होगा और डायरेक्ट एक्सपेंस भी लगे होंगे, डायरेक्ट लेबर लगे होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लगे होंगे। वही सारी बातें जो हमने कॉस्टिंग के अंदर पढ़ी थी फाउंडेशन के अंदर। अगर आप फाउंडेशन नहीं पढ़ी बीकॉम से, देखो जो बीकॉम कंप्लीट कर लिया वही इंटर में आ सकता है, या जो नया नया फाउंडेशन में है तो वही क्या कर सकता है, इसके अंदर सीख सकता है। तो ये फाउंडेशन और इंटर दोनों में है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फाउंडेशन में भी है और इंटरमीडिएट में भी है। तो दोस्तों अगर आप फाउंडेशन के अंदर हो, दोस्तों अगर आप फाउंडेशन के अंदर हो तो मैंने आपको बोला है कॉस्टिंग पहले पढ़ लो, तो मैंने आपको इसलिए कॉस्टिंग पहले पढ़ाई। और अगर आप फाउंडेशन में नहीं हो, इंटरमीडिएट में हो, तो सर आप कॉस्टिंग पढ़कर आ गए हो या अभी इंटर में कॉस्टिंग पढ़ रहे होंगे। अगर इंटर में कॉस्टिंग नहीं पढ़ी तो इतना तो पता ही है सर, रॉ मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा था फाउंडेशन के अंदर। अगर आपने फाउंडेशन की डायरेक्ट एंट्री से आए हो तो डायरेक्ट एंट्री से मतलब बीकॉम पास करके, तो बीकॉम में थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में कॉस्टिंग, हर जगह आपने कॉस्टिंग पढ़ी है। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस ये पढ़ा होता है, ओवरहेड लगते हैं। तो ये सारे खर्चे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, जो फिनिश गुड बना दिए उसकी कॉस्ट कितनी होगी ये बता दो। हमने कहा ये बताना है ना, इसलिए आपको बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैंने कहा वो फैक्ट्री, वो कंपनी, वो बिजनेस जो क्या करती है, जो क्या काम करती है, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स के अंदर, वही बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। मैं यहां पर लिख भी देता हूं बड़ा बड़ा, वो बिजनेस जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुना है क्या? फिनिश गुड्स बनाती है, तो वो बिजनेस जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए, मैन्युफैक्चर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स बन गए, जो फिनिश गुड बन गए, उसको निकालने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की कॉस्ट निकालने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है मेरे दोस्तों। अब समझ में आया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? वो बिजनेस जो भाई रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रही है, जो बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है ना सर, रॉ मटेरियल नहीं बनाती, वो क्या करती है, इधर से करती है इधर बेच देती है, तो उसको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। वो बिजनेस जो क्या करती है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाती है, उसको क्या बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बनाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेडिंग भी बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पहले बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट में तो हमने सीखा कि अगर कोई कंसर्न रॉ मटेरियल से फिनिश गुड प्रिपेयर करता है तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो गुड्स मैन्युफैक्चर होगा उसकी कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहां पर लिखा मैंने, इन ऑर्डर टू हैव फुल इंफॉर्मेशन about the cost of goods sold, about the cost of goods manufactured, जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, अगर उसकी आप फुल इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, देन कंसर्न मतलब क्या होता है दोस्तों, कंसर्न मतलब होता है बिजनेस, देन कंसर्न फर्स्टली प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पहले उसको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा दोस्तों। फर्स्टली प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड देन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पेरेंट अकाउंट। दोस्तों मैंने आपको एक चीज बता देता हूं, जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है वो सिर्फ ट्रेडिंग एंड पेरेंट बनाते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, जो रॉ मटेरियल बनाकर गुड्स बनाते हैं और देन उसके बाद बेचते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? गुड्स की कॉस्ट निकालने के लिए। उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल भी बनाना पड़ेगा, एंड देन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ये मत सोचना कि ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल तो बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए तो तभी तो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा दोस्तों।
ट्रेडिंग पीरियड तो मस्ट है, चाहे वो ट्रेडिंग है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है। अगर वो ट्रेडिंग हुआ तो सिर्फ ट्रेडिंग पीएल, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो ट्रेडिंग पीएल से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जरूर बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं उसकी कॉस्ट कितनी आई वो निकालने के लिए। क्या है, आया नहीं आया समझ में सर? आ गया या नहीं आया सर? आ गया। तो यही था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब दोस्तों इसका फॉर्मेट सीख लेते हैं कि डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, और जैसे हमने फॉर्मेट सीखा हमको समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब फॉर्मेट आप देखिए तो सर इसमें ना फॉर्मेट कुछ नहीं है, आप ध्यान समझना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सिखा रहा हूं आपको, अब साथ साथ उतारेंगे इसको। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है भाई, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा भाई। बहुत सारी चीजें होती है ना, सारी चीजें डालनी पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फॉर्मेट। लो भाई, ठीक है यार, क्या चीज खत्म होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाने के बाद सब क्वेश्चन भी करना है, तभी आज की क्लास खत्म होगी। तो आज की क्लास ये फॉर्मेट और क्वेश्चन और क्लास खत्म। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर सबसे पहले लिखेंगे टू WIP वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी ओपनिंग WIP से लिखता हूँ बिगिनिंग। सर यहाँ पर आएगा सबसे पहले ओपनिंग WIP, सेम उसकी तरह है। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। अब कैसे निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम? आपको पहले भी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, चलो डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ो, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग से दिखा दूंगा मैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकालते थे, भूल तो नहीं गए? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, पढ़ा था ना कभी ना कभी। और डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ दिखा दिया मैंने, टू डायरेक्ट वेजेस। याद है ना प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। यही होता है ना प्राइम कॉस्ट। कैसे बनता है? याद करो कॉस्ट शीट। प्राइम कॉस्ट कैसे मिलकर बनता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। यही तो है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ दिया, क्या बन जाएगा सर? प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट खर्चे तो जुड़ गए। और यहां पर लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। चलो बाद में लिखेंगे, पहले यहां लिख देंगे बाय सेल। क्या लिखेंगे? बाय सेल। यहां पर लिख देंगे सर बाय सेल ऑफ स्क्रैप, अगर कोई कबाड़ पड़ा है उसको बेचकर कुछ पैसा कमा लिया वो। बाय क्लोजिंग WIP, यहाँ ओपनिंग WIP था, ये क्लोजिंग WIP हो गया। बाय क्लोजिंग WIP लिखने के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक CS फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है भाई, इसको करने के बाद सर इसके टोटल को हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। इसके टोटल को क्या नाम देते हैं दोस्तों? प्राइम कॉस्ट। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर टू लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। भाई जितने फैक्ट्री ओवरहेड सब डाल देना। यहाँ लिख देंगे टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जितने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है सब डाल देना। दोस्तों अब सारे सारे लिखने लग गया तो क्वेश्चन अकाउंट खत्म ही नहीं होगा मेरे भाई। डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, WIP फिनिश गुड दोनों का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया यहाँ पर, ठीक, WIP प्लस फिनिश गुड भी लिख रहा हूं, WIP फिनिश गुड दोनों का ओपनिंग स्टॉक आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हटा के दोबारा लिख देता हूं, ओपनिंग WIP एंड फिनिश गुड, FG फॉर फिनिश गुड्स। भाई ये करने के बाद जितने ओवरहेड एक्सपेंस है, भाई जितने खर्चे, आपको कुछ नहीं करना मैन्युफैक्चरिंग में, जितने खर्चे है डेबिट, जितने इनकम है क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, बस अकाउंट खत्म। यही करना भाई। और सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो आया था प्राइम कॉस्ट के बाद में आता है ना,
उसके बाद जो भी खर्चे होंगे उसको हम डाल देंगे, खत्म होगा सर। सर पूरा तो मैंने उतार दिया, पूरा तो मैंने उतार दिया, क्या उतार दिया बताओ? कॉस्ट शीट नहीं उतार दी पूरी। पहले डायरेक्ट एक्सपेंस लिया और जो जो चीज माइनस होती थी मैंने यहाँ डाल दी सर, जो जो चीज माइनस होती थी यहाँ डाल दी उल्टा। फिर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड ले लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे दिया दोस्तों। और सर यहाँ पर जो आएगा आपके पास, सर ऐसा करते हैं सर, इसको तरीके से बनाते हैं सर। अगर तरीके से बनाएंगे तभी आगे कर पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ इसको तरीके से करवा दूं, इन द सेंस मतलब तरीके से मतलब कैसे? तो आपने लिख दिया तो काटना मत, पहले उतना ही काटना जितना मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? उतना ही काटना। सर मैं सोच रहा हूँ इसको तरीके से करा दूं, कैसे मतलब प्योर फॉर्मेट जो होता है ऐसे, मतलब नहीं करूं कि सीधा आंसर हो जाए, आंसर निकालना नहीं सोचे, क्योंकि अकाउंट्स बाय प्रेजेंटेशन होता है, इस वजह से इसको तरीके से कर लेते हैं। कैसे बनता है सर ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है? ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे भाई, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। देखना अभी सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूँ चीजें क्या क्या होती है, ठीक है? साथ साथ करते जाएंगे। टू ओपनिंग WIP, टू ओपनिंग WIP, यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग WIP, ठीक है? ओपनिंग WIP, यहां पर ओपनिंग WIP लिखने के बाद यहां लिख देंगे भाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखकर रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखकर रॉ मटेरियल। यहां लिखता ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और रॉ मटेरियल, ठीक है भाई? ऐसे लिखना है आपको। ओपनिंग यहां आ गया, सॉरी ओपनिंग यहां पर आ गया दोस्तों, ओपनिंग का WIP रॉ मटेरियल, फिनिश गुड का ओपनिंग नहीं कह रहा मैं दोस्तों, क्या कह रहा हूं? ओपनिंग का WIP रॉ मटेरियल, तीन होते हैं, WIP रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। पहले रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद कुछ बनता है, जो बन जाता है फिनिश गुड जाता है, जो बच जाता है वो अभी आधा बना है वो WIP होता है, उसका क्लोजिंग स्टॉक डाल देना। फिनिश गुड नहीं लिया कहीं पर भी, देख लो आप, फिनिश गुड यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ लिखना टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो अब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस बन गया, देखो ओपनिंग WIP यहाँ जोड़ा, ओपनिंग रॉ मटेरियल यहाँ जोड़ा, उसका परचेज जोड़ दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आगे ना डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ ना करके क्या कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, और ये मुझे सही तरीका लगा। क्यों? पहले मैंने क्या कहा, पहले मैंने कहा डायरेक्ट मटेरियल, पहले मैंने कहा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर मैंने नीचे बैकग्राउंड में लिखा था ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने कहा ऐसा नहीं करते, ओपनिंग यहाँ लिखते हैं, परचेज यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग को यहाँ डाल देते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका हुआ, ठीक है? ऑटोमेटिकली नेट एक्सपेंस डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो ओपनिंग यहाँ आ गया, क्लोजिंग परचेज यहाँ आ गया रॉ मटेरियल का, क्लोजिंग यहाँ आ गया रॉ मटेरियल का, तो नेट डायरेक्ट एक्सपेंस निकल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल निकल जाएगा। इसके बाद लिखेंगे सर डायरेक्ट वेजेस, या डायरेक्ट वेजेस बोल दो या डायरेक्ट लेबर बोल दो, बात एक ही होती है सर। उसके बाद यहाँ पर लिखना सर डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर क्या लिखोगे आप सर? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने के बाद सर और भी जितने, और सर ऑल फैक्ट्री ओवरहेड, टू ऑल फैक्ट्री ओवरहेड, ऑल फैक्ट्री ओवरहेड, जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड सब डाल देना, डेप्रिसिएशन स्टोर कंज्यूम्ड, डेप्रिसिएशन प्लांट, इनडायरेक्ट वेजेस, जितने भी आपको फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे सारे डाल देना सर। ये डालने के बाद सर इसका करना आप टोटल, और ये टोटल आप यहाँ करना, इसका टोटल यहाँ कर देना मेरे भाई, इसका टोटल यहाँ कर देना, और डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा आएगा इस केस के अंदर। इस केस के अंदर दोस्तों डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सेल नहीं लिखी, इसलिए कम आएगा, क्योंकि अभी सेल नहीं, अभी तो मैं क्या निकाला हूं। और यहाँ लिखना बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, 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 ठीक है? और ये ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर यहाँ पर आ जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और ये खत्म हो जाएगा सर। यहाँ पर ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड जाता है। अब क्या होगा, अब मैन्युफैक्चर से ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? अब यहां से चालू हुआ ट्रेडिंग अकाउंट, यहां से चालू हुआ दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये कॉस्ट आएगा ना, ये कॉस्ट पहले यहां लिख देंगे और लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। भाई समझ में आ रही है बातें कैसे करना है आपको? भाई क्लोजिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ खत्म हो गया सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ पर खत्म होगा, इसके बाद ट्रेडिंग चालू होता है। और ट्रेडिंग कैसे बनाएंगे? पहले कॉस्ट, जो कॉस्ट यहाँ पर निकाली वो ट्रांसफर कर देंगे मेरे भाई, और ट्रांसफर करने के बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चालू कर दो, बाई सेल, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना आता है सर, और कुछ नहीं बताओ, फिनिश गुड्स डाल दिया, सेल डाल देना। और सेल डालने के बाद सर यहाँ पर कितना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड करा। अब परचेजेस ऑफ फिनिश गुड अगर हो तो यहां डाल देना। अब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, देखो पहले डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता था ना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी मैन्युफैक्चर में डल चुका है, इसलिए नहीं आएगा। और जो भी अब इसका टोटल ज्यादा होगा क्योंकि सेल इधर आ गई, अब सेल इधर आ जाएगी, सेल इधर आ जाएगी, और उसको बोलेंगे सर टू ग्रॉस प्रॉफिट। और इसके बाद बनेगा सर क्या? इसके बाद बन जाएगा सर पी&एल अकाउंट। क्या समझ में आया नहीं आया बता दो सर। सिंपल है, सो सिंपल। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या बनाएंगे? सिर्फ मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कौन से खर्चे होते हैं? फैक्ट्री तक के खर्चे मैन्युफैक्चर होते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया सर, ये प्राइम हो गया, ये प्राइम कॉस्ट हो गई, और ये प्राइम कॉस्ट के बाद आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। यहाँ पर क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। याद है फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। जितने गुड्स मैन्युफैक्चर उसकी कॉस्ट आ गई, इस कॉस्ट को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ओपनिंग स्टॉक कर दिया फिनिश गुड का। देखो सारा नेट इफेक्ट करके आ गया ना यहाँ पर। अब जब यहाँ पर देखो ये सारे ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं ना इस अमाउंट पर, इस अमाउंट पर सर ऑलरेडी ये और ये सब एडजस्ट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ ट्रांसफर करा, ओपनिंग स्टॉक दिखाया, फिनिश गुड का परचेज दिखाया। ये बात ध्यान रखना, फिनिश गुड का परचेज ट्रेडिंग में आएगा, और रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी या रॉ मटेरियल का परचेज उसमें आएगा मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को बोला है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाया सर, जो भी आया ग्रॉस प्रॉफिट क्या इसको बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग अकाउंट। और बोलते इसको क्या नाम देते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग कम है, ट्रेडिंग ज्यादा है, नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग, कम मतलब लिखा जाता है कि दोनों मिक्स है। जब भी होता है ना मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग मिक्स है, तो तब लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग अकाउंट। इसको नाम दिया था मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बात समझ में आ गई? तो ये प्योर फॉर्मेट था जो आपको उतारना था। जो अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक करके आप उसको काट दो, या तो आप दोबारा इसको ठीक कर लो। अगर नहीं उतारा ना, वेल एंड गुड। अब आ जाओ एक क्वेश्चन और खत्म आज की क्लास। लो भाई लो, एंड कर देते हैं आप जूम आउट करके। क्या भाई? प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या बोलेगा? मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग दोनों बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 विद द फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब आगे अधूरी जानकारी है, बुक्स ऑफ अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कैसा है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ये देखो, ये है आपके पास डिटेल। बस भाई खत्म हो गया सर, खत्म हो गए सारे क्वेश्चन। अभी मैं जाकर चेक करूंगा, अभी सारे क्वेश्चन खत्म नहीं करूंगा। अभी मैं आपका स्टडी मैट जाकर चेक करूंगा, उसमें जो क्वेश्चन पेंडिंग होगा वो वही करेंगे सर, अभी खत्म नहीं करेंगे। लो भाई लो, सबसे पहले लिखेंगे सर मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग। याद रखना मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री ओवरहेड तक के खर्चे आते हैं और कोई नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? या मैन्युफैक्चरिंग एंड, कम का मतलब होता है एंड, मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग दोनों मिक्स है। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग दोनों मिक्स है मेरे भाई। लो भाई लो, ये मेरा अमाउंट आ गया, यहाँ पर मेरा अमाउंट आ गया, ये सर मेरा आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया पर्टिकुलर्स। सबसे पहले सर, पहले ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल फिनिश गुड, और फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाता है, याद रखना। तो ओपनिंग स्टॉक को रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक को डब्ल्यूआईपी, यहाँ पर लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक।
टू ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मेट याद करो, WIP रॉ मटेरियल, ठीक है। WIP कितना दे रखा है, 1, 20 और 24,000, 1,20,000 और सर 24,000, दोनों को जोड़ देंगे तो 1,44,000 हो गया। यहां पर लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP और रॉ मटेरियल 80,000 और 16,000, 80,000 और 16,000, 96,000। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, परचेज और रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज ऑफ मटेरियल लिखा है दोस्तों, मटेरियल परचेज ऑफ मटेरियल और परचेज ऑफ फिनिश गुड। अगर फिनिश गुड यहाँ खरीदा है तो ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि WIP तो कभी खरीद नहीं सकते ना, यहाँ लिख दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। समझो दोस्तों, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सर अगर हमें कोई यहाँ पर नहीं दे रखा होगा तो, अगर मान लो फिनिश गुड नहीं दे रखा तो ये क्या मानोगे, रॉ मटेरियल मारोगे। अगर कहीं पर लिखा है परचेज ऑफ मटेरियल और ये ना बताए कि रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स है, तो आप हमेशा रॉ मटेरियल मानते हो, क्योंकि मटेरियल वर्ड लगा है, तो फिनिश गुड होता तो फिनिश गुड्स लगता है वर्ड। समझ में आ रहा है, परचेज ऑफ गुड्स लिखा तो फिनिश गुड मानना, परचेज ऑफ मटेरियल लिखेगा तो रॉ मटेरियल मानना। सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने करता, 4 लाख रुपए का सर, 4 लाख का है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस स्टोर कंज्यूम सब डाल दो सर आप, क्योंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, सॉरी डायरेक्ट वेजेस है, और स्टोर कंज्यूम और फैक्ट्री ओवरहेड है, स्टोर कंज्यूम, और स्टोर कंज्यूम के बाद सर और क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस भी फैक्ट्री है, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड होता है दोस्तों। इनडायरेक्ट वेजेस क्या होता है दोस्तों, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री रेंट तो फैक्ट्री ओवरहेड हुआ ही, फैक्ट्री रेंट क्या हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड हुआ। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट कहां पर होता है, फैक्ट्री के अंदर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अगर बिल्डिंग होता तो बिल्डिंग कहां होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में। सर अमाउंट भी डाल देते हैं इसमें, 2,30,30,000 72,000, 2,30,30,000 72,000। फैक्ट्री रेंट कितना है, 24,000 40,000, 24,000 और 40,000। दोस्तों यहां पर मेरा अकाउंट क्लोज होगा, और जो भी अमाउंट आएगा डेबिट साइड का ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पर क्या निकालेंगे, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिए है उसी कॉस्ट, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा इसके नीचे, और यहां लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे दोस्तों, बैलेंसिंग फिगर। आप समझो मेरे को टोटल इतना खर्चा होगा, इसमें से इतना खर्चे में से क्लोजिंग स्टॉक हुआ नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक खर्चा ऐड क्यों करूं भाई मैं, जो माल मेरा बिकेगा ही नहीं उसको ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सर नहीं करना चाहिए। आप खुद समझो, मैंने एक बनाया गुड्स, मैंने गुड्स बनाने पे टोटल खर्चा कितना करा, इतना करा ना डेबिट साइड वाला। अब जो क्लोजिंग स्टॉक उसको हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा सर, क्यों, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं, और जब बिकेगा तब उसी कॉस्ट को जोड़ेंगे उसमें। जो सर बिकेगा ही नहीं उसकी कॉस्ट को ऐड करने का फायदा क्या, कस्टमर से वो कॉस्ट भी ऐड कर लो, वो कॉस्ट भी चार्ज कर लो जो बिकना ही नहीं है। मेरा एक फोन घर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, अब ये फोन घर में पड़ा है, इसको बनाने में लग गए 10,000 रुपए। मैं 4 फोन बनाया, 4 फोन में 10,000 10,000 40 लग गए। अब मैं 3 फोन मार्केट में बेच रहा हूँ, तो कस्टमर से वो फोन जो घर पड़ा उसका भी चार्ज कर लू क्या, नहीं। ये सर वो 4 फोन की कॉस्ट है, ये पूरे 4 फोन की कॉस्ट है, तो मैंने वो फोन का हटा दिया कॉस्ट जो मैं बेचूंगा ही नहीं, जो मैं बेचूंगा उस फोन की कॉस्ट को मैंने रखा। समझ में आया नहीं आया, अब समझ में आया। तो 1,40,000 है ये फोन, ये टोटल कॉस्ट है, ये पूरे गुड्स की कॉस्ट है, जितने बने उसमें से जितने बच गए उसको हटा दो, जो बच गए वो हटाई दो, उसको तो बचे, और जो बिकने को तैयार है, जो बिकने को तैयार है वो अब देखो, समझ में आया, उसकी कॉस्ट ऐड करेंगे। तो जो ये जो डेबिट साइड में जितनी भी कॉस्ट है वो क्या है सर, टोटल कॉस्ट है मेरे भाई, टोटल कॉस्ट। याद रहना हमेशा टोटल कॉस्ट है वो। इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गुड्स बिके और कुछ गुड्स अभी बने ही नहीं, बिकेंगे, बिकने को तैयार नहीं है। 72,000 24,000 और 40,000, 9,60,000 आया दोस्तों इसका टोटल, 9,60,000। और यहां पर लिखा 9 लाख। मेरी टोटल 4 फोन की कॉस्ट आई 9,60,000, ठीक है, जिसमें से मैंने एक फोन नहीं बेचा, वो थी इसकी कॉस्ट 96,000, हटा दिया सर, 96,000 हटा दिया, 8,64,000, 8,64,000 मेरा बच गया। ये मेरी कॉस्ट पड़ी जो मैं गुड्स बेचूंगा, जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं पूरी तरीके से। सबसे पहले समझो WIP और रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है।
मैं कुछ रॉ मटेरियल खरीद के लाया तो ओपनिंग था, अब पूरा रॉ मटेरियल यूज नहीं कर पाए तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। मैंने जितना यूज करा उसमें से कुछ गुड्स बन गए फिनिश गुड, तो वो क्लोजिंग फिनिश गुड, कुछ गुड्स बन गए तो पूरा फिनिश गुड हो गया, और कुछ गुड्स रह गए बचने को, अभी अगले साल करूंगा उसको, आधा कंप्लीट हुआ इस साल, आधा अगले साल होगा, तो वो WIP। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया WIP और रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? ठीक है सर, चलो तो यहां पर मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 8,64,000 और यहां नाम डाल दूंगा टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब यहां पर डालूंगा भाई सेल, भाई सेल, और यहां डालूंगा भाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहां पर जाता है दोस्तों? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, रॉ मटेरियल और WIP का क्लोजिंग स्टॉक जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। बस सर, बचा नहीं, अब खत्म ही हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, कुछ नहीं बचा इसमें। नीचे देखो क्या झालर से बन गया। अब बताओ सर क्या क्या डाल दूंगा, ये डाल दिया, ये डाल दिया, फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डाल देता हूँ सर, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना आएगा सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आपके पास आया 86,400, 86,400। अच्छा 86,400 आ गया। परचेज रॉ मटेरियल, वेजेस, स्टोर, कंज्यूम डाल दिया, ये डाल दिया, फैक्ट्री रेंट डाल दिया, डेप्रिसिएशन, सेल डाल दी, परचेज ऑफ फिनिश गुड भी डाल देता हूँ, टू परचेज ऑफ फिनिश गुड। सारा फिनिश गुड यहाँ पर आएगा दोस्तों। यार वो करते नहीं थे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस रिटर्न, वो फिनिश गुड वाले हैं सारे के सारे, समझे आप? कितना आया सर परचेज? 10,000 रुपए का। और कुछ भी है क्या सर? और कुछ नहीं है भाई, टोटल कर देंगे सर। सेल बता दो, सेल कितने की है? सेल है 11,20,000 का, 11,20,000 की सेल है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे भाई? ये रहा 64,000। बस सर, टोटल कर दो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, इसको नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट इसके बाद क्या बन जाएगा? P&L अकाउंट बन जाएगा। क्या समझ में आया आपको? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई 11,20,000 प्लस 64,000, तो यह हो गया 11,84,000। अब 11,84,000 में से आप माइनस कर देंगे 8,64,000, 8,64,000 माइनस कर देंगे 86,400 और माइनस कर देंगे सर 10,000, यह 2,23,600, 2,23,600 आपका आंसर आया दोस्तों। और यही आंसर आपका सर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो ये था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और आज की क्लास में P&L अकाउंट। तो दो क्वेश्चन भी हमने कर लिए। अब हम क्या करेंगे? अपना स्टडी मैट खोलेंगे। स्टडी मैट में देखेंगे सर अब कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो स्टडी मैट से ही कर लेंगे पूरे पूरे। ठीक है भाई, लाइन से कर लेंगे। अब सारे कंसेप्ट तो खत्म हो चुके, अब कुछ नहीं बचा कंसेप्ट वाइज, अब क्वेश्चन करना रह गए हैं। अब जो क्वेश्चन बच गए स्टडी मैट में वो कर लेगा, अगर नहीं बचे तो वेल एंड गुड, सीधा फिर MCQ में चलेंगे, MCQ होंगे तो। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।